चलिए हम इकोनॉमी में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम 12th क्लास की बुक से अपना चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। उसको समझने के लिए हमने कुछ कॉन्सेप्ट समझे, जिसके लिए जो पहला लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ था। हमने कई एस्पेक्ट्स वहाँ पर समझे। आज हम स्पेसिफिक बॉडी ऑफ कंटेंट फॉलो करेंगे जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ है। पहले बहुत सारी टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए जाएंगे ताकि आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग के टाइम पर उसे अकाउंट करने के जो 3 मेथड्स हैं, उन 3 मेथड्स के लिए जो टर्म्स और फार्मूलाज दिए गए हैं उनको ऑर्गेनिकली समझें, उन मेथड्स को खुद ही डिवाइस करके फॉलो करें। पहले उसके लिए सारे कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। हमारे लिए ये ज़रूरी है, वो कैलकुलेशंस करना और उन मेथड्स को रटने से कहीं गुना ज़्यादा हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है जो यहाँ पर लिखा है। टॉपिक की शुरुआत करते हैं। नेशनल इनकम, राष्ट्र की आय, राष्ट्र की आमदनी से जुड़ा हुआ सवाल है। तो मन में एक सवाल आता है, वंश, एक क्वेश्चन मन में आता है। वो क्वेश्चन एडम स्मिथ, द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, आप इन्हें समझ लें। एडम स्मिथ की किताब है, उनका एक वर्क है, उनका एक काम है जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। उनके मन में कभी ये विचार आया कि जो अलग अलग देश हैं, नेशंस हैं, इनकी जो वेल्थ है, उस वेल्थ का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उस वेल्थ के कारण क्या है। आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है। आपका कोई नेबर है, आपका कोई रिलेटिव है या आपका कोई फ्रेंड है, आपके मन में भी आएगा कि इनके पास इतना पैसा क्यों है, पैसे का कारण क्या है, पहला सवाल। फिर आप दूसरा सवाल नहीं पूछेंगे, कहाँ से आया पैसा, नेचर ऑफ वेल्थ, है कि नहीं। तो फिर कोई बताएगा 2 नंबरी पैसा। जब हम कंपटीशन में किसी के बराबर नहीं आ पाते तो एक सरल सा जवाब ये है, 2 नंबरी पैसा सारा। इतना इजी नहीं होता, चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती है। तो मुझे आप एक बात बताओ, जो सवाल एडम स्मिथ के मन में आया, आपके मन में नहीं आता? ये सवाल आता है ना कि इनके पास इतना पैसा कैसे, ये पैसा कहाँ से आया। So the nature of the wealth of the nations and the cause of the wealth of the nation ही उनका वर्क था। उन्होंने इंक्वायरी की, उन्होंने खोज की कि क्या कारण है दुनिया भर में जो राष्ट्र हैं उनकी संपत्ति का, उनकी संपदा का कारण क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, इसको जाना। तो यहाँ पर कई का सवाल हैं। फिर उन सवालों को समझते समझते ही हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कर लेंगे। सबसे पहला सवाल, जब उनके मन में ये बात आई तो पहला सवाल पूछा उन्होंने, व्हाट जनरेट्स द इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ अ नेशन, व्हाट मेक्स कंट्रीज रिच और पुअर। तो पहला सवाल कि वो क्या है जो किसी नेशन के लिए इकोनॉमिक वेल्थ जनरेट करता है, वो क्या है। जैसे आपके मन में ये सवाल आएगा किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड या नोन के बारे में कि वो ऐसा क्या है जो इनको अमीर बनाता है, वो ऐसा क्या है जो इनके लिए वेल्थ जनरेट करता है। वही सवाल ये है कि वो ऐसा क्या है कि ये अमीर हैं, ये गरीब हैं, वो राष्ट्र अमीर है, ये राष्ट्र गरीब है, वह समाज अमीर है, यह समाज गरीब है। दुनिया में अमीर और गरीब समाज हैं कि नहीं? दुनिया में अमीर और गरीब राष्ट्र हैं कि नहीं? तो क्या ये नेचुरल है? क्या इसके पीछे कोई कारण नहीं होंगे? कोई गरीब है तो क्या कोई कारण नहीं होगा? कोई अमीर है तो क्या कोई कारण नहीं होगा? तो क्या किसी के मन में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि कोई गरीब है तो क्यों है, कोई अमीर है तो क्यों है? और सवाल बड़ा ये है कि ये सवाल क्यों आना चाहिए, क्योंकि अगर इस सवाल के जवाब मिल जाएं तो शायद गरीब गरीब ना रह पाए,
शायद जो जवाब हमें मिले उसकी मदद से हम उसकी गरीबी दूर कर पाए। शायद जो अमीर है उसके अमीर होने का राज और कारण पता चल जाएं, तो शायद हम उन तरीकों को अपना पाएं और शायद ये भी जान पाएं कि सही में अमीर होना क्या है, सही में क्या है अमीरियत, सही में क्या है वेल्थ और वेलबींग का फर्क। क्या बात वेल्थ पे ही रुक जाती है? क्या वेलबींग इंपॉर्टेंट नहीं है? तो सवाल ये नहीं है कि वेल्थ के बिना वेलबींग पॉसिबल है, और अगर जवाब मिलता है कि नहीं पॉसिबल, तो क्या फिर वेल्थ ऑटोमेटिकली वेलबींग है? क्या संपत्ति ही कुशलता का प्रतीक है? ये भी बड़ा सवाल है। क्या कुशलता संपत्ति के बिना नहीं हो सकती? संपत्ति ही से कुशलता है, तो संपत्ति होना मात्र ही कुशलता है? ये बड़ा जवाब है, ये भी बड़ा सवाल है। सो इस तरह के कई सवाल होते हैं। जब इनके जवाब ढूंढे जाते हैं मेरे बच्चों, तो दुनिया भर के सामने कई सिद्धांत आते हैं, और वो सिद्धांत जब आप मानते हो, उन प्रिंसिपल्स को, उन प्रोसेसेस को, उन आइडियाज़ को, जब आप उन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हो, तो आप अपनी लाइफ को बेटर कर पाते हो, आप अपने चैलेंजेस से उभर पाते हो, ऊपर उठ पाते हो, है ना। वासी कदे भी आए ले लेनी खोल के, फ्री हो जाना, इदा नहीं लगना कि भाखड़ा नंगल टुटन वाला, है ना। मैनू टेंशन होती, मैं भूल जाना कंसैप्ट, इदा लैके ख़त्म करो, नदियों को बह जाने दो, बांधो मत। सो रहे हैं, सो जाने दो। सपनों में पढ़ो, क्योंकि सपना ही तो देखा है आईएएस बनने का। सपना देखा है तो सपनों में रहे ना। सपनों की दुनिया में सब हसीन, क्यों हकीकत में आके ख्वाबों को तोड़ना। टूट जाने दिया करो बांध अपने, ले लो वासियाँ, उबासियाँ और तमाम चीज़ें, पर बंधे से मत रहो। मैं डर सा जाता हूँ ऐसे आंखों से, ऐसे मैं भूल जाता हूँ, है ना। कैसा कुछ खासा याद तो मैंने किया नहीं होता, समझाता ही हूँ बस, पर घबराहट सी होने लग जाती कि कुछ छूटने को है और व्यक्ति बंधा सा पड़ा। अब मुस्कुराहट है, पता नहीं क्या नशा है इन एडम स्मिथ और बाकियों में। इनका नाम ले लो सही, अंदर से तूफान उमड़ पड़ते हैं, और जैसे इनकी चर्चा बंद कर दो, मुस्कुराहट आ जाती। अब युवाओं को मुस्कुराहट देने निकलता हूँ तो बेरोजगारी फैलाता हूँ, और अगर उन्हें रोजगार के लिए उपयोगी बनाने लगता हूँ, अंदर से सब कुछ बाहर आने लगता है। बड़ा द्वंद्व है, बतौर शिक्षक भी बड़ी चुनौती है, पर निपट लेंगे, मिलजुल के निपट लेंगे। पहला दिन है, अभी स्टेमिना बनेगा, अभी रीढ़ की हड्डी में ताकत आएगी, रोज रोज करेंगे, ठीक हो जाए। वापस आते हैं उन्हीं बातों कहानियों पे। तो ये सारे सवाल हैं जो एडम स्मिथ कर रहे हैं, और सिर्फ सवाल नहीं करते लोग, उनके जवाब भी देते हैं, और वही जवाब आपके लिए सब्जेक्ट के चैप्टर बन जाते हैं, जिन्हें किसी भी तरह से कोट माट के हम नंबर लेके एडम स्मिथ को बार बार श्रद्धांजलियां देते रहते हैं। और वो हर बार अंदर से बोलते हैं, ज़मीन के अंदर से, मैंने इंक्वायरियां इसलिए की थी कि ये नंबरों के फूल चढ़ा दे मुझ पे। तो चलो थोड़ा सा उनके साथ न्याय करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है उन्हें नंबरों के फूल तो चाहिए नहीं होंगे। तो ये 3 लाइनें अभी तक पढ़ी हैं, एक बार फिर पढ़ देता हूँ। एडम स्मिथ नेम्ड हिज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। The questions are there. First, what generates the economic wealth of a nation? What makes countries rich or poor? तो फिर हमारे मन में कुछ जवाब आए होंगे। जवाब क्या? आपके मन में नेचुरल सा एक आंसर आया होगा कि जिन नेशंस के पास, जिन कंट्रीज़ के पास
बाउंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे गुड क्वालिटी सॉइल, पेरिनियल सोर्सेज ऑफ रिवर्स, सदाबहार बहने वाली नदियाँ, वाटर, अच्छा रेनफॉल, लार्ज मास ऑफ फॉरेस्ट बायोमास, बहुत घने जंगल, लकड़ियाँ भट्टियों में जलाने के काम आएंगी, घर बनाने के, इक्विपमेंट बनाने के काम आएंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा? तो आपको ऐसा लगता होगा कि लकड़ियाँ, वन, ज़मीन, पानी, बहुत सारे कोयला, सोना, खनिज जिनके पास है, भाई वो होते हैं वेल्दी नेशंस। शायद ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि अगर दुनिया में हम उदाहरण के तौर पर देखें तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट नेचुरल रिसोर्स रिच कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में से कई मुल्क वहीं पर लोकेटेड हैं। अफ्रीका के सब सहारन अफ्रीकन रीजन में गरीबी, भूखमरी, पिछड़ापन, बेरोज़गारियाँ टॉप ऑफ द लाइन है। तो फिर वो तो बहुत बड़े पैमाने पर नेचुरल रिसोर्स पोजेस किए हुए हैं, फिर ये हेल्दी क्यों नहीं है? एडम स्मिथ और परेशान हो गए। अच्छा, फिर और परेशान इसलिए हुए ये देख करके कि दुनिया के वेल्दी नेशन इनफैक्ट वो हैं जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। इनफैक्ट वो वेल्दी नेशन है। ये क्या समस्या चल रही है? ये कैसे हुआ? तो फिर उन्होंने इसका जवाब ढूंढा, और जवाब उन्हें क्या मिला? उन्हें जवाब ये मिला कि नेचुरल रिसोर्सेज पोजेस करना ही, नेचुरल रिसोर्सेज होना ही इस बात का इंडिकेटर नहीं है कि आप वेल्दी हैं कि नहीं, आप रिच हैं कि पुअर हैं। उन नेचुरल रिसोर्सेज को आप कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करते हैं और एक फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, ये तय करता है कि आप वेल्दी हैं कि नहीं, आप रिच हैं कि नहीं। तो देखिए कितना बड़ा फर्क आ गया। सो द पोजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ योर वेल्थ। आप कितना नेचुरल रिसोर्स ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं via the production processes into the flow of production or the flow of product, and product here I am talking about the commodities, that is the goods and services. आप कितने नेचुरल रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं via the production processes और commodities में बदल रहे हैं, goods and services में बदल रहे हैं, इस बात पे निर्भर करता है कि आप वेल्दी हैं कि नहीं। एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि अफ्रीकन कंटिनेंट का कोई एक कंट्री है, हम एग्जैक्टली कंट्रीज़ के नाम नहीं लेते, एक कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, और सपोज कीजिए कि एक कंट्री है यूरोपियन कॉन्टिनेंट की। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की उस कंट्री के पास बड़े पैमाने पर जंगलों के होने के कारण बड़े बड़े हाथी हैं, और उन हाथियों के बहुत बड़े बड़े टस्क हैं, बहुत बड़े बड़े दांत हैं, लेकिन उनके समाज में स्किल लर्निंग के स्कूल्स डेवलप नहीं हुए। उनके समाज ने स्किल सेट की ग्रोथ करने के लिए इनोवेशंस नहीं की। इसकी वजह से वो सिंपली हाथी के दांत काटते हैं और यूरोपियन कॉन्टिनेंट की उस कंट्री में भेजते हैं जहाँ पर स्किल्ड आर्टिजन्स रहते हैं, द स्किल्ड आर्टिस्ट, जिनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए उनकी सोसाइटी ने स्किल सेट से एसोसिएटेड डेडिकेटेड स्कूल ऑफ लर्निंग्स बनाए थे, जिनके साथ जुड़ के, जिनके साथ एफिलिएट होके आप वो स्किल सेट सीख सकते हैं, इम्बाइब कर सकते हैं। और ये काम उस समाज में हज़ारों वर्षों से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी। और इसकी वजह से आप उन आइवरी को, उन हाथी दांतों को इस तरह के
डिज़ाइंस में बदलते हैं, ऐसी फॉर्म देते हैं, ऐसी शेप्स देते हैं कि आप उनसे एक से एक टेबल, एक से एक शतरंज, गहने, एक से एक डेकोरेशन की चीज़ें बनाते हैं। और ये चीज़ें दुनिया भर में बहुत हाई प्राइज्ड हैं, क्योंकि ये अपने आप में इतनी डिस्टिंक्ट एंड यूनिक हैं कि हर कोई इन्हें पोजेस करना चाहता है। तो ऐसे में अफ्रीकन कंटिनेंट की वो कंट्री जिसके पास घने जंगलों के कारण बड़ी तादाद में हाथी और हाथियों के कारण हाथी दांत थे, उनके पास सिर्फ और सिर्फ उतनी ही वेल्थ है जितनी थोक के भाव में हाथी दांत के लिए कीमत मिलती है, और वो बहुत कम है। हाथी दांत काटे और बेच दिए। लेकिन एक एक हाथी दांत से बनाई हुई एक एक शतरंज की कीमत कई गुना जाती है। और ये जो कीमतें हैं, ये उस यूरोपियन कॉन्टिनेंट की कंट्री की वेल्थ का, उसकी रिचनेस का कारण बनी। तो मतलब यूरोपियन कॉन्टिनेंट की उस कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज पोजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये मैटर नहीं किया, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज वो प्रोक्योर कर लेंगे, फेच कर लेंगे। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे इंपोर्ट किए हाथी दांत। उनकी वेल्थ का बेसिस ये बात बनी कि उस नेचुरल रिसोर्स को वो, यानी कि द स्किल्ड आर्टिजन्स प्रोडक्टिव प्रोसेस के वाया कितना ट्रांसफॉर्म कर पाए इनटू द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज द गुड्स एंड सर्विसेज। तो उन्होंने उसी हाथी दांत को प्रोडक्टिव प्रोसेसेस की मदद से ऑर्नामेंट्स में बदल दिया, और उन ऑर्नामेंट्स की बाज़ार में भारी कीमत थी। और इसकी वजह से उस समाज में हर आर्टिजन ने अच्छा खासा पैसा कमाया, और जब हमने उन सब का पैसा जोड़ा, उस समाज की, उस राष्ट्र की आय बन गई, इनकम, बहुत ज़बरदस्त नेशनल इनकम। ये सब चीज़ें एडम स्मिथ ढूंढ रहे थे अपनी किताब एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस, और ऐसे ऐसे जवाबों के साथ आ रहे थे। ये सारा जवाब पता लगा के शाम को टहलने निकल गए। आगे मोड़ पे वंश मिला उन्हें। कहता, अंकल एडम इधर आए, मुझे पता लगा है कि शाम के 4 बजे तक आपने जवाब ढूंढ लिए हैं। फ़ायदा क्या है? आप खुद ही सवाल खड़े करते हैं और फिर खुद ही उनके जवाब ढूंढ लेते हैं। हमें इसका फ़ायदा क्या है, हमें बताइए। अंकल एडम ने कंधे पे हाथ रखा, कुछ दूर ले गए और कहते कि ये हाथी का दांत पकड़ो पहले और बैठो, तुम्हें एक बात समझाता हूँ। कहते, क्या? कहते, इस हाथी के दांत पर अगर तुम नक्काशी करना सीख जाओ, 6 महीने साल का समय लगेगा, तुम मीडियोकर लेवल के नक्काश बन ही जाओगे। अगर तुम करना सीख जाओ तो तुम अगले 1 बरस तक फ्री रह के खा सको, इतना कमा लोगे। तो तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है, हाथी का दांत पोजेस करना या इस दांत को ऑर्नामेंट में बदलने का स्किल पोजेस करना? कहता, अंकल एडम ऑब्वियसली स्किल। कहता, 2 मिनट पहले तक ये आंसर ऑब्वियस था तुम्हारे लिए। कहता, नहीं, यही ढूंढा मैंने 4 बजे तक, और यही मैं अब तुम सबको बताऊंगा। और जब मैं ये सब तुम सबको बताऊंगा तो तुम सब उसी नक्शे कदम पे चलोगे, उस मार्ग पे चलोगे। और जब तुम सब उस मार्ग पे चलोगे, धन संपन्न हो जाओगे। यही मेरी समाज को, विश्व को देन है कि सबके पास वेल्थ हो और फिर वेल बीइंग हो। क्या कहते हो बंदा लोग, समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं? तो चाहिए अपन को एडम, चाहिए कि नहीं? एडम स्मिथ वाले एडम, मतलब वो एडम ईव वाले, तो वो तो चाहिए, उन्हीं से तो फिर बाकी सब चीज़ें। ठीक है दिव्या, अच्छा किया अंकल एडम ने। ये सब ढूंढना चाहिए, ऐसी किताबें ये सब लिखनी चाहिए कि आराम से रहना चाहिए?
जो रूखी सूखी मिले खाओ पियो ते नज़ारे लो, है ना वो गाने, रूखी सूखी हो रोटी तेरे हाथों की खा के आया मज़ा बड़ा, ठंडा ठंडा पानी तेरे हाथों का पी के आया मज़ा बड़ा। रूपाली नायक फिल्म का गाना है बेटा, एक दिन का सीएम बना, जिसमें मेमोरी को शार्प रखने के लिए जुड़े रहना पड़ता है फिल्मों के साथ। इतनी बात समझ में आई? तो यूरोप के बच्चे बच्चे को वंश ने अंकल एडम से बात समझने के बाद समझा दी, और सभी बच्चे चले गए उस स्किल्ड आर्टिजन के पास कि अंकल अंकल हमें भी सिखाओ। और सबने अपनी ज़िंदगी नदियों में नहाने की बजाय, नदियों में तो अब भी नहाना है, भैंस की पूंछ पकड़ के इधर उधर घूमने की बजाय वो तो अभी भी पकड़नी है, एक अच्छा समय अपने दिन का स्किल डेवलपमेंट में लगा दिया। क्योंकि वो जानते हैं कि सारी उम्र भैंस की पूंछ पकड़ के नहीं जिया जा सकता, जिंदगी के कुछ और रस भी हैं, उन रस का पान करेंगे जब कुछ पैसा कमाएंगे, और पैसा कमाने के लिए हुनर चाहिए, और हुनर विकसित करना पड़ता है। और कोई भी समाज कोई भी चीज़ तब विकसित करता है जब उसे उसका महत्व समझ आता है, और ऐसे रिसर्च वर्क इन चीज़ों का महत्व स्थापित करते हैं, महत्व बताते हैं। और ये इतने ही नहीं होते, ये ऐसा ही नहीं है कि अंकल एडम ने सब पता लगाया और आके बता दिया और इतना इजी, नो। अब अगला सवाल वंश ने पूछा कि अंकल एडम, ये मुझे तो पता चल गया, ये बाकियों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताऊं तो बहुत समय लग जाएगा। कहते यही, ये तुम्हारा सवाल, इसका भी जवाब अभी देता हूँ, अगला सवाल करो। कहते दूसरा अंकल, इसके लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े स्तर पर हमें लगातार हाथियों के दांत चाहिए होंगे। कहते ये तुम्हारा तीसरा अच्छा सवाल था, अगला सवाल, इसके लिए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बने हुए चेस, बने हुए गहनों के लिए बाजार भी चाहिए होंगे। कहते ये तुम्हारा अगला सवाल, उसका अगला सवाल। वंश इतने सवाल कर रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। असल में ये एडम के सवाल हैं जो वो किताब में कर रहा है। अगला सवाल, इसके लिए तो जब हम पैसा कमाएंगे दूसरे लोग भी ऐसा ही कमाना चाहेंगे, इसका मतलब हमें लगातार इनोवेशंस और क्वालिटीज़ भी इम्प्रूव करनी होंगी सर। कहता ये तो अगला बेहतरीन सवाल तुम्हारा। कहता अगली बात, दुनिया भर के बाज़ारों में जब हमारी चीज़ जाएगी तो लोगों की भी जाएगी, मतलब हमें यातायात के खर्चों को भी घटाने के लिए कुछ सोचना होगा। कहते फंटेस्टिक, ये भी सही बात। कहते और हमेशा हाथी दांत की चीज़ें बनाते रहेंगे, और ज़्यादा वेल्थ कैसे? कहता और भी प्रीशियस मेटल ऑक्यूपाई करेंगे। अब ये सारे सवालों के भी जवाब, क्योंकि वेल्थ क्रिएट करके करते भी तो रहना है, खाली पहले दिन ही करके थोड़ा ना ख़त्म हो जाना है। तो अब लगातार हाथी दांत प्रोक्योर होते रहें, इसके लिए सरकार बंदरगाह बनाने का काम करे, सरकार सारा साल पानी के चैनल काम करें, ऐसी कनाल्स डग करें, सरकार रास्तों को सिक्योर करें ताकि लुटेरे हाथी के दांत लूट ना ले, क्योंकि उनको पता लग जाएगा इससे चीज़ें बनती हैं तो वो चीज़ वैल्यूएबल हो गई। जिस चीज़ का भी कोई बाज़ार मूल्य है तो वो वैल्यूएबल हो जाता है। तो सरकार रास्तों को सुरक्षा प्रदान करेगी। आज भी आप देख सकते हैं पायरेट्स से बचना कितना ज़रूरी है समुद्री मार्गों में। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन फिल्में देखते हो ना, वही वाली। तो सोमालिया, तो वो सब बचाना भी ज़रूरी है। रास्तों को सुरक्षित करना, रास्तों में यात्री और व्यापारियों के ठहरने की व्यवस्था करना, और ना हो ना यात्री प्यासे मर गए। अब यात्री अपने लिए तो कुएं खोदने से रहे, कोई तो व्यवस्था करेगा। छांवदार वृक्ष लगाना, स्कूल ऑफ लर्निंग के लिए जगह डेडिकेट करना, बिल्डिंग बनाना। अब जो एक आर्टिजन है वो हाथी दांत से गहना बनाए कि पहले बिल्डिंगें बनाए, कि सारे समाज को कला सिखानी है? नहीं ना। तो ये सारे फैसले सरकारें लेती हैं। सरकारों को इन सारे कामों को करने के लिए धन और पैसा प्रजा और समाज देता है, क्योंकि समाज और प्रजा जानती है कि इन्हीं बिल्डिंग्स, इन्हीं इंस्टीट्यूशन से आगे हम और हमारे वंशज लाभान्वित होने वाले हैं। इसी उद्देश्य के तहत आप भी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं कि इन्हीं सड़कों से हम गुजरेंगे, इन्हीं हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस में हमारे इलाज, हमारे बच्चे पढ़ेंगे,
और इन्हीं पुलिस और आर्मी के द्वारा हमें प्रोटेक्शन दी जाएगी। इसी उद्देश्य से आप सरकारों को पैसा देते हो ना, और तो कोई उद्देश्य नहीं है। अपने राष्ट्र की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा। तो पूरा का पूरा एक सिस्टम ऑफ टैक्सेस, सिस्टम ऑफ लिवाइज, system of enabling atmosphere to nurture the artisan industries associated with the ivory, system of roads, passages, ports, pathways, system of connectivity, system of acquisition of the markets, the capture of market, system of establishing the favorable condition for your indigenous traders, for your indigenous traders in those countries, उन मुल्कों के राजाओं से जाके संधियां करना, ट्रीटी, कि हमारे व्यापारियों की सुरक्षा आपका जिम्मा है, हमारे व्यापारियों को बाजार में इतना मार्केट ऑक्यूपाई हो, ये आप इंश्योर कराएं, आपका जिम्मा है। इसलिए वहाँ पर एम्बेसीज बनाना, एम्बेसडर्स बैठाना, आया था ना भारत में मेगास्थनीज। ये सब निष्कर्ष निकलते हैं इन सवालों से, और ये जवाब एक समाज को धन संपन्न बनाते हैं, वेल्दी बनाते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यूज, सोसाइटी में कल्चरली आप किन लर्निंग्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, किन के साथ खुद को एसोसिएट कर रहे हैं, ये डिसाइड होता है। और वही प्रायोरिटीज़, वही लर्निंग्स डिसाइड करती हैं कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे कि नहीं, आप हर घर में एक स्किल्ड आर्टिजन पैदा करेंगे कि नहीं, आप प्रोडक्शन यूनिट्स क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं। और अगर ये सब सही चल रहा है तो दुनिया भर के नेचुरल रिसोर्सेज आप प्रोक्योर करके उन्हें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। दैट इज़ द कमोडिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड द होल वर्ल्ड इज बाइंग योर गुड्स एंड सर्विसेज, पेइंग टू यू। द होल वर्ल्ड इज योर मार्केट, है कि नहीं? तो फिर कंक्लूड क्या किया हमने वंश? सिंपली नेचुरल रिसोर्सेज पोजेस करना वेल्दी और रिच होने का इंडिकेशन है, या नेचुरल रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करना और प्रोडक्टिव एंटिटीज़ में बदलना, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज में बदलना, ये इस बात का इंडिकेटर है कि हम वेल्दी होंगे कि नहीं? दोनों में से क्या, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट? सिंपली किसी एक मुल्क में नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसलिए वो वेल्दी हो जाएंगे, या एक दूसरा मुल्क है जो नेचुरल रिसोर्सेज को गुड्स एंड सर्विसेज में बदलना जानता है? दोनों में से कौन रिच होगा, कौन वेल्दी होगा? बताओ बताओ, घबराओ मत। सेकंड ऑप्शन, कौन बने करोड़पति बहुत देखता है। बात नहीं बताई क्या थी? सेकंड ऑप्शन सेफ, गुड। सेकंड ऑप्शन सही था। मेरे ना चोटें लगी, एक बार हंसता हूँ तो लंबी हंसी चलती है ना, क्योंकि अंदर से धचके निकल के आती है हंसी। आओ थोड़ा समझें, आओ आओ अच्छे बच्चों की तरह। अब जो पढ़ा है उसे रीड करते। क्वेश्चन है, व्हाट जनरेट्स द इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ अ नेशन, व्हाट मेक्स कंट्रीज रिच और पुअर? आंसर है, इट इज नॉट दैट countries which are endowed with the natural resources are naturally the richest countries. The most important consideration is that the resources had to be transformed through a production process. Resources को, natural resources को transform करना होता है production processes के via. The economic wealth or well-being of a country does not necessarily depend on the mere possession of resources. किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक वेल्थ या वेलबींग सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं होती कि उसके पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो फिर किस बात पे निर्भर होती है? द पॉइंट इज हाउ दीज रिसोर्सेज, हाउ the point is how these resources are used in generating